Assalamu alaikum to all of my viewers. Now we will discuss about a revolt of 1857 जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके कॉजेज़ के बारे में बात की जो लास्ट वीडियो था। तो कुछ कॉजेज़ वहाँ पे रह गए जो आज यहाँ पे हमारा J&K में नेट की कमी है, उसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है, फिर वहाँ पे अपलोड होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर, आज हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। इनकी जो कॉज है, सबसे पहला कॉज जो है वो पॉलिटिकल कॉज है। पॉलिटिकल कॉज में क्या हुआ? अनजस्ट पॉलिसीज। याद रखना, अनजस्ट पॉलिसीज यानी कि वो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हिंदुस्तान पे जिस पॉलिसी में अनजस्टिस थे। मसलन क्या क्या था वहाँ पे, मतलब ये था उस चीज़ का जो अनजस्टिस पॉलिसीज थे, उस चीज़ से क्या होता है, उस चीज़ से लॉस ऑफ पावर, एक जो लॉस हो रहा था पावर, किन चीज़ों का? एक तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान में थे नवाब, ठीक है, और दूसरे जो थे ज़मींदार, ठीक है। ये जो नवाब यहाँ थे, इनका एक उसूल था, ये ऐशो आराम ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और जो यहाँ पे ज़मींदार थे वो भी ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे थे। जब ये अनजस्टिस पॉलिसीज़ को यहाँ पे इन्होंने लागू किया तो इन चीज़ों से नवाब और ज़मींदार जो थे इनको नुकसान उठाना पड़ा, लॉस ऑफ द पावर। क्यों नुकसान उठाना पड़ा? इन चीज़ों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ये थी, कुछ अनजस्टिस प्रॉब्लम जो यहाँ पे आई वो किसने की? हाँ, इसमें जो सबसे पहली यहाँ पे सब्सिडायरी अलायंस, ये पॉलिसी पहली थी, फर्स्ट पॉलिसी। ये किसने की? सब्सिडायरी अलायंस पॉलिसी ये की लॉर्ड वेलेस, ठीक है। इसने की। ये कौन था? ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन 17, याद रखना, 98 1805। तब ये यहाँ पे था, मतलब था इस चीज़ का, सब्सिडायरी अलायंस का ये मतलब था कि फर्स्ट टाइम जब ये इशू किया गया, इम्प्लीमेंट किया, मतलब इस चीज़ का ये था, जो भी एवरी रूलर, प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी रूलर्स थे अपने हिंदुस्तान में, प्रिंसली स्टेट्स के, उनके महाराजा, नवाब, किंग्स जो भी थे, उनको एक चीज़ एक्सेप्ट करना था। ब्रिटिशरों की इस पॉलिसी में लिखा था क्या? सिक्योरिटी फोर्स जो है ब्रिटिशर्स की, वो इनके वहाँ अपने जहाँ पे बैठते थे वहाँ नवाब के घर आते, वहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बदले इन नवाबों को उनको पैसा देना पड़ रहा था। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता कि ये नवाब उनको क्यों इनवाइट कर रहे थे? ये इनवाइट करने, अगर ये लोग मना भी कर सकते उस वक्त, लेकिन फिर भी मना करने के बावजूद उनको आना था, इनको मानना था। यही अनजस्टिस पॉलिसी मान रहे थे उस वक्त। फिर वो आते हैं, ये लोग उनको पैसा वापस दे रहे हैं यहाँ से, फिर इनका तनख्वाह जो हम मानते हैं, इनको ये जरूर, चाहे ये विलिंग थे उस चीज के लिए, वेदर दे वर विलिंग और नॉट, बट ये पॉलिसी इनको अपनानी थी। ये थी अनजस्टिस पॉलिसी। अब जो दूसरी पॉलिसीज में आई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, याद रखना, ये 1848 में आई, ठीक है। किसने किया? जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौसी, इसने की। तो इसमें क्या था इस पॉलिसी में? ये तो अब दूसरी पॉलिसी आई। इसमें ये था, जितने भी किंग्स, जितने भी नवाब इंडिया के हैं, प्रिंस स्टेट्स के, अगर उनको अपना बेटा हो, अपना सन हो, तो उसका सन बाप के मरने के बाद अपनी सल्तनत को चला सकता है, यानी कि कंटिन्यूसली उनकी सल्तनत चल सकती है, यानी कि जिस चीज को हम बोलते हैं किनशिप, हाँ, ठीक है। ये किनशिप जो है इसके बुनियाद पे आई कि किनशिप, इनका इसका सन, फिर उसका सन, फिर उसका सन। लेकिन इसमें और एक भी रूल था, अगर किसी को अपना बच्चा ना हो, यानी कि अडॉप्टेड सन हो, उसका अडॉप्टेड सन अपना नहीं हो, तो उसे क्रॉस मारते थे उस वक्त। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो स्कीम थी, इसमें लागू किया गया कि जिसका अपना सन नहीं हो उसको क्या होगा? फिर सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो
सीज्ड होती थी, किन के पास जा रही थी? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स के पास जाती थी। तो इस चीज़ से उन्होंने बहुत जगहों पे कब्जा किया, क्योंकि जब ये देखो, जो अक्सर बेशतर जो हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नवाब थे, उनका बेटा नहीं होता था, तो फिर जब उनकी हुकूमत, जब वो मरते थे, उनकी डेथ होती थी, फिर उनके बेटे नहीं जब होती, तो फिर सीधी वो उनकी जो सल्तनत है वो सीधे सीज्ड होती थी, किन के पास? ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट के पास। ये दो पॉलिसी जो थी, ये सबसे बड़ी महान पॉलिसी थी, जिस वजह से उन्होंने कब्जा किया। अंडर दिस पॉलिसी वेरियस प्लेसेस, इस पॉलिसी में बहुत सारी जगह आ गई जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया। कहाँ, कौन कौन सी? एक जो इसमें आया, एक तो संबलपुर, ठीक है, जो ये संबलपुर आया, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, अपना सा नहीं था तो सीज्ड सारी प्रॉपर्टी हो गई। और उदयपुर, ये भी आया, उदयपुर भी आया, और झांसी भी आई, ठीक है, और इसमें आया नागपुर, इसमें और नागपुर आया। जब ये पॉलिसी लागू हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848, याद रखना, डेट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी जिसने इसको, तो फिर क्या हुआ? फिर जो इसका सन था, जिसका नहीं हो, उसकी सारी प्रॉपर्टीज सीज होकर फिर ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के पास जाती थी। इस वजह से ब्रिटिशर का इकोनॉमिक पावर ज़्यादा हो गया, उनकी वेल्थ ज़्यादा आई। और कौन कौन सी शहर इसमें आया? संबलपुर आया, उदयपुर आया, झांसी आया और नागपुर आया। अच्छा, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को रफ किया, हाँ इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, तो इस चीज़ को उतारिए, वरना तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट उठाइए। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उठाया। अब जो दूसरी, मतलब सेकंड कॉज, वो क्या था? वो था इकोनॉमिक फैक्टर। क्या था इकोनॉमिक फैक्टर? ये इकोनॉमिक फैक्टर क्या था? इकोनॉमिक फैक्टर एक ऐसा फैक्टर था, देखो, जो हिंदुस्तान में अपना जो ट्रेड चल रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स, इस पे ज़्यादा टैक्स लगा। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स ने इन पे ज़्यादा टैक्स लगाया, और यहाँ पे जो अपने जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू पे ज़्यादा टैक्स, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक जो इकोनॉमिक फैक्टर था, उस चीज़ पे इतना टैक्स डाला इन्होंने कि हर कोई चीज़ मुश्किल हो गया। अब जो यहाँ के ट्रेडर्स थे, उनको भी मुश्किलात आ गई, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो सिंपल, आप लोग ये जानो सिंपल कि इकोनॉमिक फैक्टर है, जब इन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाया यहाँ पे, सारे इंडियंस जो थे, इस वजह से उनको पता चला, नहीं यार, हम पे बहुत अनजस्टिस हो रहा है। फिर उन्होंने उसी बात पे ये रिवोल्ट, यानी कि बगावत की, जो 1857 में, तो ये बगावत उठी। तो ये भी एक काज था। और नेक्स्ट काज था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट काज है। जो नेक्स्ट कॉज था, वो था मिलिट्री कॉज। मिलिट्री फैक्टर लिखो, या कॉज, मिलिट्री फैक्टर। जो ये मिलिट्री फैक्टर था, ये क्या था? टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें दो अहम चीज है जो हमें याद रखने हैं। वो ये है, दो चीज, जो इंडियन सोल्जर्स है, इनको ज्यादा सैलरी नहीं दिए जाते थे उस टाइम, नॉट मोर देन, ज़्यादा सैलरी, इनकी सैलरी कम होती थी। और इनका जो प्रमोशन थी उस वक्त, इनकी जो प्रमोशन थी, वो सूबेदार से ज़्यादा नहीं था, बस खाली सूबेदार बनकर फिर उनके पे क्रॉस लगता था, यानी कि फिर वो रिटायर होते थे, जैसे आज चल रहा है बहुत जगह स्टेटों में। तो खैर छोड़िए, याद रखना मिलिट्री काज में क्या हुआ, जो सिपाही थे, इंडियन सिपाही जो थे, अंग्रेज हुकूमत चल रही थी उस वक्त, जो इंडियन सिपाही काम कर रहे थे, उनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही थी, और उनकी प्रमोशन ज़्यादा भी नहीं हो रही थी। उनकी प्रमोशन खाली सूबेदार तक होती थी, बाद में उनको मतलब वहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा था, उससे आगे कोई नहीं चलता था। तो ठीक है, ये थी कुछ यहाँ पे मिलिट्री काजेस। और इसमें क्या है, मिलिट्री काज के बाद और एक काज, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूर मुतनी, ये भी एक काज है, बट ये बिफोर, याद रखना, इसको याद रखना, बिफोर 1857, इससे पहले आया 50 ईयर, 15 ईयर पहले ये काज हुआ। 15 ईयर पहले ये कब आया? ये 50
10 जुलाई 1806, याद रखना ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंसान का क्रॉस होता है, पढ़ते पढ़ते जब यहाँ तक पूछता है तो फिर यहाँ से ये सवाल हो सकता है। हाँ, याद रखना जो ये 10 जुलाई 1806 था, इसमें क्या था, ये जो वेलर मर्टडी कॉज था बिफोर 1857 से 50 साल से पहले। मतलब ये था जितने भी इंडिया के जितने भी इंडिया के मुस्लिम एज वेल एज नॉन मुस्लिम, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम दोनों जो सोल्जर्स थे, इनको क्या किया गया, इनको कहा इंडियंस के इंडियन सोल्जर्स थे, सॉरी यू नो दैट हियर नॉट इंडियन मेंशन, आपको इधर लिखना है हिंदू, जो हिंदू सोल्जर्स थे उनको जो क्या होता उस वक्त, ये क्या हम उस चीज को बोलते थे, मतलब उनको अलाउ नहीं किया गया, मतलब वो नहीं लगा सकते थे टर्बस को, इन पे बैन थी, टर्बस को नहीं लगा सकते। लेकिन जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स, 2 फैक्टर्स थे, उनको शेव करना बहुत जरूरी था, यानी कि दाढ़ी नहीं रखनी थी। याद रखना ये दो, देखो मुस्लिम के लिए दाढ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने इस चीज को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, कहा उनको टर्बन पहनना अलाउड नहीं है, नॉट वेयर द टर्बन, और मुस्लिम को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, उनको शेव करना है। तो उस वक्त ये किसने किया, ये सॉरी, अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है, जब यहाँ तक ये हुआ, फिर और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रखना, गवर्नर जनरल कहाँ का था, वो गवर्नर जनरल जो मद्रास का था, मद्रास, गवर्नर जनरल मद्रास, याद रखना ये था चीफ ऑफ आर्मी, उस वक्त जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसका चीफ था गवर्नर जनरल मद्रास का चीफ। इसने और एक आफत यहाँ पे एक कॉज स्टार्ट किया, वो क्या है, वो कहा, किसने कहा, नहीं अब जो दूसरी बात वो ये है, चाहे हिंदू हो सोलिजर्स या मुस्लिम सोलिजर्स, दोनों को हेड लगानी है, हेड कॉमन, इस चीज को कॉमन किया गया, दोनों को हेड लगाना कॉमन है। तो याद रखना इस चीज से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, मतलब हेड जो लगाई थी ना, ये दोनों को कॉमन, एक तो यहाँ पे एक पहले से मुसीबत, दूसरा यहाँ शेव करके आना, तीसरा जो हेड है वो कॉमन किया गया, दोनों मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को हेड लगाना। और एक दूसरी बात ये है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन, एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, वो तो मिलिट्री काज में वो क्या था, वो तो मतलब इंडियंस जो इंडियंस थे उनका कलर जो है वो ब्लैक होता था, और वो जो अंग्रेज थे ब्रिटिशर्स, उनका वाइट कलर था, तो ये लोग इनसे डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। इस चीज़ से भी इंडियन के सोल्जर्स को पता चल रहा था, ये बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है, तो इन्होंने फिर रिवोल्ट उठाया, ये भी रिवोल्ट उठाया उन्होंने। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। नाउ जो दूसरा काज है वो है इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट, इम्पैक्ट 1857। याद रखना जो ये इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट है, ये क्या है, जब भी कोई रिवोल्ट होता है, जब भी कोई बगावत होती है, उस चीज में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिस चीज से रिवोल्ट उठता है, जिस चीज से बगावत होती है। ब्रिटिशर्स जो है वो अब पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि हर जगह, हर स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हर जगह पे बगावत खड़ा हुई। तो इस चीज से क्या हुआ, इस चीज से ब्रिटिशर्स जो है वो शॉक में पड़ गए। जो ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स वो शॉक हो गए, इन्होंने सोचा नहीं अब कुछ ना होने वाला है, क्योंकि हर जगह, हर मोड़ पे, हर स्टेट में, जहाँ जहाँ चाहे नवाब्स थे, किंग्स थे, कुछ भी, हर किसी ने क्या किया, बगावत
स्टार्ट की। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ डिसीजंस ली, फिर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए गए, कुछ डिसीजंस लिए गए। जो डिसीजन उन्होंने ली उस चीज को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडियन, यानी इंडियन के एक्ट, जो एक एक्ट गवर्नमेंट इंडिया, ये क्या एक्ट था 1858 में, याद रखना 1858 में जो ये एक्ट है, ये एक्ट 1858 में 1815, ये कुछ डिसीजंस थे। मतलब जब भी कोई मसला होता है ना गवर्नमेंट के खिलाफ, जो भी बगावत होती है, उस चीज़ पे फिर बैठकर एक ही प्लेटफार्म पर फिर एक मीटिंग होती, जब वो मीटिंग पास होती, सबकी राय होती, फिर उस पर एक फैसला होता है। उसी हिसाब से सेम एज वेल केस यहाँ पे भी हुआ। फिर जब उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, याद रखना, उस वक्त जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। उस वक्त गवर्नर जनरल 1858 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। कहा कुछ फैसले लेना है, तो फिर इन्होंने क्या किया, पावर ऑफ जो ईस्ट इंडियन कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश। याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थे, इनका जो पावर था उस चीज को इन्होंने ट्रांसफर किया। क्या किया? ट्रांसफर किया। कहाँ की तरफ हो गया वो सारा पावर आ गया ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स हुकूमत के पास ये सारा पावर आ गया। पहला पॉइंट याद रखना, ईस्ट इंडियन की पावर जो है उनको ट्रांसफर किया कहाँ, उनको ब्रिटिशर्स के हाथ में लिया गया। अब तो ब्रिटिशर्स जो पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, जैसे रेवेन्यू कवर करना, वो सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती, तो अब ये पावर किन के पास हो गया, ब्रिटिशर्स के पास हो गया। ये पहला पॉइंट, पावर्स ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि मतलब है कि एग्जिट किया उन्होंने खत्म किया किस चीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में। डेट को याद रखना 1858। फिर जो दूसरा है, जो दूसरा फैसला क्या था, दूसरा स्टेटमेंट, वो था पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, जो ये पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो यहाँ पे था, उस चीज को क्या किया, उस चीज को इन्होंने कहा, इस चीज को चेंज किया गया। आप लोग सोच रहे थे ना वाइस रॉय कहाँ से आया, उस चीज को चेंज किया। फिर इन्होंने कहा वाइस रॉय। याद रखना, जो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने अभी कहा, वो क्या था, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उस चीज को इन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ पे वाइस रॉय होना चाहिए। अब ये पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह अब वाइस रॉय रखा गया। ये दो फैसले, दूसरा स्टेटमेंट। फिर अब यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रेड पेन से उनको मार्क करूंगा, अभी आप लोगों के सामने हाईलाइट करूंगा रेड पेन से। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा, याद रखना, लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था? अभी मैंने आपसे कहा, अभी मैंने पढ़ा है, लॉर्ड कैनिंग जो था, ये लास्ट गवर्नर रहा। फिर 1857 के बाद 1858 फिर लास्ट गवर्नर जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। अब जब वाइस रॉय को यहाँ पे लाया गया, अब अगर ये सवाल आएगा, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया है जो लास्ट गवर्नर है, अब यहाँ पे होगा फर्स्ट वाइस
वाइस रॉय, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। हाँ, ये हो सकता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, याद रखना, वो भी लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज किया गया वाइस रॉय, तब भी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जब ये लास्ट पे चेंज हुआ तो फिर जब यहाँ पे वाइस रॉय बना वो भी यही था, क्योंकि प्रेजेंट तो यही था ना, इसीलिए ये फर्स्ट भी आया लास्ट भी आया। लास्ट आया गवर्नर जनरल और फर्स्ट बन के आया वाइस रॉय। तो ये जो थे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, अब जो दूसरा और भी ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। ये क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन और आर्मी का मतलब ये है जितने भी इंडियन आर्मी सोल्जर जो है, ठीक है, उनको क्या किया गया, इनको इंडियन आर्मी सोल्जर जो है उनको आउट ऑफ स्टेट उनकी पोस्टिंग की। यानी कि जितने भी इंडिया के सोल्जर्स थे अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन सबको उन्होंने पोस्टिंग कहाँ की? आउट ऑफ स्टेट। और जितने भी अपने ब्रिटिशर्स के थे, ब्रिटिशर्स सोल्जर्स, उनको कंट्री के अंदर रखा है, ठीक है, उनको इन कंट्री, उनको कंट्री में ही रखा। और दूसरा चीज इसमें क्या है, वो ये है जो अंदर कंट्री के अंदर रह गए उस वक्त सोल्जर्स कंट्री के अंदर है, उनको रेड्यूस, हम मतलब वेपन्स, उनको जो वेपन पावर था, मानो कि अगर किसी के पास वेपन होता था, उन्होंने तब जाके कहा कि नहीं, जो आप कंट्री के अंदर रहेंगे हम वेपन उसी को अलॉट करेंगे जो स्पेशल ड्यूटी करेंगे, बाकी सबको वेपन वापस लिया गया। और ये भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। एक तो इंडियन आर्मी सोल्जर उनको आउट भेजा गया, ब्रिटिशर को इन ऑफ द कंट्री रखा, ठीक है। ब्रिटिश सोल्जर्स को इनको वेपन, अब इनके पास वेपन ज्यादा नहीं होता था, स्पेशल ड्यूटी जो थे उन्हीं को वेपन मिल गया। और इस स्टेटमेंट में ये भी आया जो सोल्जर्स थे उनको मिक्स किया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्स क्या मतलब, यहाँ पे सिख, मुस्लिम सोल्जर्स, या मतलब जितने भी धर्म है, सिख, मुस्लिम, ब्राह्मणस, देश, जितने मजहब, जितने धर्म के लोग अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सोल्जर्स थे, उन सब को मिक्स किया। या यहाँ पे एक माने हम ब्रिटिशर्स का सोल्जर, 2 इंडियन, 3 ब्रिटिशर्स, 2 ब्राह्मणस, यानी कि इनको मिक्स किया गया, क्योंकि बगावत इससे कम होती है, इससे ज्यादा बगावत नहीं होती है। जब मिक्स होता है उससे ज्यादा बगावत। नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857। 1857 की जो बगावत थी ये फेल क्यों हुई, इस चीज का मतलब कुछ रीजन है, जिन रीजनों की वजह से ये फेल होती है। देखो सबसे पहला रीजन जो यहाँ पे था वो था जो इनका लीडर था, जो भागे हुए सिपाही, रेबिलियन ऑफ सोल्जर्स थे। आपको मैंने इससे पहले पढ़ा, रेबिलियन ऑफ सोल्जर्स, जिन्होंने बगावत उठाई भगत सिंह के साथ जो थे, 34th बटालियन, ठीक है। तो वो सारे, उनका जो एक लीडर था वो तो कौन था? बहादुर शाह सेकंड, यही था ना उनका लीडर। ये बूढ़ा था, इनकी लीडरशिप अच्छी नहीं थी, बहुत कम लीडरशिप थी, मतलब एफिशिएंट लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप एफिशिएंट होनी चाहिए, इनकी लीडरशिप एफिशिएंट नहीं थी, ये था एक काज। दूसरा वजह क्या था? वो ये था पुअर क्वालिटी ऑफ वेपन, ठीक है, याद रखना, पुअर क्वालिटी ऑफ वेपन। जो ये भागे हुए रिबेलियन सिपाही थे, इनके पास जो वेपन्स थे वो ज्यादा पावरफुल वेपन्स नहीं थे, मतलब वो पुअर वेपन्स थे। जैसे उस वक्त का वेपन होगा, एक फायर करने के बाद फिर जो उनका गन था वो हीट अप हो रहा था, फिर उस पर थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता था, फिर दूसरी बार, मतलब इसी तरह से इनका वेपन जो है वो पुअर था। पुअर सोल्जर जो है उन्होंने जब स्टार्ट की रिवोल्ट 1857, बट उनके पास जो वेपन वो बहुत लो क्वालिटी का था, तो ये भी एक कॉज है। और जो और एक कॉज है वो क्या है?
जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स के जो नवाब्स थे, मानो नवाब्स या किंग्स, जितने भी हुक्मरान थे, उनमें से किसी ने 1857 की जो रिवोल्ट थी उस चीज को साथ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी फेलियर का काज था। 1857 की बगावत जो उठी, भगत सिंह से स्टार्ट हुई, उस चीज को इन्होंने, जो भी प्रिंस स्टेट्स थे, उनके नवाबों हुक्मरानों ने उस चीज को फिर साथ नहीं दिया। इस चीज से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, रेबेलियन को सपोर्ट करना था, इन्होंने नहीं किया। मतलब किंग्स जो है ये सारे अपने ही ऐशो आराम जिंदगी गुजार रहे थे, इनको क्या पता था हम ये रिवोल्ट क्या है। और एक काज है, वो क्या है? वो है एजुकेशनिस्ट। ठीक है, एजुकेशनिस्ट, जो बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उस वक्त इंडिया के, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। उन्होंने भी 1857 की जो बगावत थी इनके साथ इनको सपोर्ट नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का काज था। और फिर अब लोगों को मैं ये बताऊंगा, ये याद रखना, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो उतारना, तो याद रखना। अब थोड़ा सा मैं इस पे और एक पॉइंट आपको बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, पॉइंट ऑफ व्यू JKSSB। जो लीडर्स है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे लीडर्स एसोसिएटेड विद रिवोल्ट। याद रखना, विद रिवोल्ट 1857 at different place। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कहाँ पे लीडर था? बहुत सारी जगहों पे जो रिवोल्ट उठी, वहां पे हर किसी जगह पे अपना अपना लीडर था। तो पहले हम देखेंगे दिल्ली में कौन था। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, एक तो ये था। और दूसरा जनरल बख्त खान। ये कहाँ था? दिल्ली में। ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, JKSSB वाले कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड एसोसिएटेड लीडर विद रिवोल्ट 1856 सेकंड। और फिर जो यहाँ पे जनरल बख्त खान, याद रखना। अब जो लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। याद रखना, बेगम हजरत महल। ठीक है, और फिर बिरजस कौदर, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये थे। और लखनऊ के बाद कानपुर आ रहा है। याद रखना, इसको ध्यान में रखना। कानपुर में कौन कौन था? नवाब साहिब। ठीक है, नवाब हम लिखेंगे शॉर्ट में, नवाब साहिब। और रो साहिब। ठीक है, और कौन था? और था हमारा, कौन था? तांतिया। ठीक है, तांतिया टॉप, जिसको हम तांतिया टॉप बोलते हैं। और था अजीमुल्ला खान, ए खान। ठीक है, ए खान। ये कहाँ थे? कानपुर में। कौन? नवाब साहिब, रो साहिब, तांतिया टॉप और ए खान। अब जब कानपुर में और झांसी में कौन कौन था? झांसी में था उस वक्त रानी लक्ष्मी और रानी लक्ष्मी। ठीक है, याद रखना। और बिहार
और सॉरी 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 और बिहार। बिहार में कौन कौन था? बिहार में था कन्वर सिंह, और था अमर सिंह। ये याद रखना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिल्ली में कौन कौन सा था एट द डिफरेंट प्लेसेस पे एसोसिएटेड विद 1857 के लीडर्स वो थे। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर, जी बख्त खान। और लखनऊ में कौन? लखनऊ में बेगम हजरत महल, बी कादिर। और कानपुर में कौन? नवाब एस और एस, ठीक है, तांतिया टॉप और ए खान। झांसी में कौन? झांसी में रानी लक्ष्मी, सॉरी रानी लक्ष्मी, ठीक है। और बिहार में कौन? कन्वर सेन और अमर सिंह। अब जो लास्ट में आपको बताऊंगा वो ये है, मैं आपको लास्ट में अब एट द एंड ऑफ जो इस चैप्टर का एंड है हमारा वो ये है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बस इम्पोर्टेंट जो है हमारे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो लिखे गए इस रिवोल्ट पे, सुनो किस किस ने क्या लिखी। एक बुक जो है जो फर्स्ट इंडियन वार, ठीक है, और एक ये बुक है दूसरी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक, फर्स्ट सेकंड। अब जो थर्ड है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो लास्ट चौथी बुक है 1857। अब याद रखना, एसएसबी वाले इस सवाल को कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो ये है फर्स्ट इंडियन वॉर किसने लिखी? कब लिखी? याद रखना, पब्लिश कब हुई? यह हुई 1857 में, ठीक है। अब जो कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट है वो पब्लिश हुई 1873। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट है, इनको याद रखना। जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक ये कब हुई पब्लिश? 99, ठीक है। अब जो लास्ट 1857 ये हुई 1957 में पब्लिश। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कौन बुक किसने लिखी, ठीक है। ये है सारे जानते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, के मार्क्स। और जो दूसरी 99 में सॉरी यू नो दैट यहाँ पे जो हमारा 1857 में जो है वो है कार्ल मार्क्स। फिर 1873 में जो है वो है सईद अहमद खान, सईद ए खान, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। 99 में याद रखना वीडी सावरकर, ठीक है। और 1957 एस.एन. सेन, ठीक है, एस.एन. सेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखना। फर्स्ट इंडियन वॉर कब पब्लिश हुई? ये बुक है 1857। किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट कब हुई पब्लिश? 1873 में। किसने लिखी? सईद ए खान। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 99 में पब्लिश हुई, वीडी सावरकर ने लिखी। और 1857 जो एक बुक है 1957 में पब्लिश हुई, किसने लिखी? एस.एन. सेन। तो ये सारा सिलसिला जो मैंने आपको स्टार्ट किया है, रिवोल्ट स्टार्ट होने कब स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, और एंड तक, मेरे ख्याल से इतना मटेरियल बहुत अच्छा है। पहला वीडियो जो है 28 मिनट का है, अब ये भी शायद 20-25 से ज़्यादा होगा। तो ये सारा मैंने बहुत ही अच्छी मटेरियल, बहुत अच्छे मटेरियल से लेके आया और आप लोगों को यहाँ पे समझाया। अगर मेरे समझाने में कहीं जगह आपको कोई भी छोटी सी कोताही दिखाई देगी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि आपकी कमेंट लिखने से मुझे हौसला बढ़ता है। और जो मैंने आपको एक वादा किया था वो ये था, मैंने आपको इससे पहले बताया, मुझे सब्सक्राइबरों की सख्त ज़रूरत है। याद रखना, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करूँगा।
अगर स्क्रीनशॉट उठाना है तो पहले उठाए स्क्रीनशॉट। ठीक है। और मुझे सब्सक्राइब की सख्त ज़रूरत है, और इस वीडियो को शेयर भी करना और फिर लाइक भी करना, क्योंकि जब ये चीज़ होता है तब और हिम्मत बढ़ जाती है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वीडियो मेरे ही जेब में रहेगा, मेरे ही जेब में होना चाहिए, जब भी आप चाहोगे तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, तो वो कौन सा तरीका है जिस वजह से आप इसको अपने ही जेब में जब भी मन आएगा तब देख सकते हो? खाली चैनल का नाम याद रखना और इस पे क्लिक करना। खाली आपको क्या करना है, खाली हल्का सा प्रेस करना है। और जो दूसरी बात है वो याद रखना, सब्सक्राइब करके, मेरे चैनल का नाम है डियर साहिल बड़गाम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, सब्सक्राइब करके फिर छोड़ना, ये याद रखना है, फिर हमेशा मेरी चैनल निकलेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।